हम आज से EMRS एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए रहेगा। आपको पता है कि एनालिटिकल एबिलिटी आपकी 15 नंबर की आ रही है और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी जो है आपका 10 नंबर का आ रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपका लेवल कितना रहेगा, उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपके लेवल के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, तो वैसा ही आपका लेवल रखा गया है, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा लो, ठीक है। जो आपका आएगा वही लेवल रहेगा और हम ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि हमें टॉपिक वाइज जो है मॉक टेस्ट डिस्कस करना चाहिए, तो हम टॉपिक वाइज करेंगे, ओके। तो आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं बताते चलूँगा आपको। तो और यदि आपने जो पुरानी वीडियो हैं हमारी, किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की वीडियो हो गई, ठीक है, या फिर हम बात करें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो हो गई, कंप्लीट थ्योरी आपकी करवा दी गई है, ओके। थ्योरी आपकी करवा दी गई है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ साथ चल रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल एबिलिटी, जो है हम वो कर रहे हैं अभी, जिसे आप रीजनिंग के नाम से जानते होगे, ओके। अभी हम रीजनिंग के जो है, रीजनिंग आपकी ज़्यादा वेटेज है, 15 नंबर की आ रही है, तो पहले हम रीजनिंग करेंगे, फिर 10 नंबर के हम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 23:13 और 54 क्या आएगा, ओके। तो जो रिलेशन इनके और इनके बीच में बन रहा है ना, वही रिलेशन हमें इसके और इसके बीच में बनाना है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसके बीच में रिलेशन क्या बन सकता है, फिर हम ऑप्शन से देखेंगे उठा के, ओके। तो देखते हैं 23 और 13 में क्या कुछ गुणा करके 13 में कुछ गुणा करके 23 आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। 13 दूनी 26 होता है। और कुछ करके आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम क्या जोड़ के घटा के ला सकते हैं? जोड़ेंगे सॉरी 13 में यदि 10 जोड़ेंगे तो 23 आ रहा है, बिल्कुल 23 आ रहा है, ठीक है। 44 में 54 जोड़ोगे तो आपका जाएगा, जैसे हमने यहाँ +10 किया, या फिर आप ऐसा एरो बना है तो हम -10 कर देते हैं, ऐसा एरो बना मतलब -10, मतलब 44 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्जाम में, आपको कैसे सोचना है, मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं, ओके। अप्रोच, अब तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब इनमें रिलेशन बताना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दोनों में रिलेशन जो होगा वहीं इसके और इसके में रिलेशन होना चाहिए। और ये भी याद रखना है आपको कि हाँ चलिए सॉरी, यदि आपका रंग और यहाँ पे अनुपात में लाल आ जाता और समानुपात करके हमें यहाँ पे डैश डैश दिया रहता, तो हम सोचते कि जो चीज यहाँ पे आई है ना, जैसे हमें मेन चीज यहाँ पे दी है, लाल क्या है, एक रंग है, तो हमें ऐसा कुछ दिया रहता ना, पहले कोई भाषा दी हुई होती, मतलब जैसे हिंदी दे दिया यहाँ पे और फिर भाषा दिया रहता, तो वो आपका गलत होता। हमें कुछ ऐसा चुनना पड़ता जिसका ये जो है इसका पार्ट हो, ओके। जैसे लाल रंग का पार्ट है एक, तो वैसा है, ओके। हम देखते हैं रंग क्या है, लाल है, भाषा क्या है, भाषा क्या है, अंग्रेजी आपका भाषा है, ओके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिखा है अडल्ट्रेशन, ओके। मैं दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है, आपको समझना है। यहां अडल्ट्रेशन में क्या दिया है, मैं दाएं से, दाएं आपका क्या है, आपका दायां राइट हैंड होता है, ठीक है, राइट हैंड दायां, और आपका बायां यहां, यदि बायां से बोलता तो हम यहां से काउंट करते, ओके। हमें दायां बोला है इसलिए हम यहां से देखेंगे। मैं दाएं से चौथे अक्षर, चौथा अक्षर क्या होगा, दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो गया आपका। चौथे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, कि बाएं 5वां अक्षर, मतलब इसका बायां क्या होगा, इसका बायां इस तरफ होगा, तो 1 2 3 4 5वां, मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एल होगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ भी नहीं करना है हमें, जो जो क्वेश्चन में दिया है, जैसी लैंग्वेज पूछा है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ वैसे ही करना है और वही चीज लगा के आपको आंसर लेके आना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम,
जो शब्द लिखा है आपका इंट्रोड्यूस, ओके, इंट्रोड्यूस के 1 सेकेंड, इंट्रोड्यूस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ इजी टाइप के आएंगे आपके, कुछ मॉडरेट लेवल के रहेंगे और कुछ आपके जो है डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे, है ना। तो आपको कैसा अप्रोच रखनी वहां पे, जो हार्ड आ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर सकते हो और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ऐसा करना है आपको। अब देखते हैं हम, सॉरी, शब्द इंट्रोड्यूस लिखा है। अब हमें क्या कह रहा है कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, तो सबसे पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रख लेते हैं। तो ए आया है क्या, बी आया है, नहीं, सी आ गया है, तो सी को पहले लिखेंगे हम। उसके बाद डी आया है, बिल्कुल आया है डी। अब ई आया है, बिल्कुल। एफ नहीं, है ना, एफ नहीं आया है, जी नहीं आया आपका, एच नहीं आया है आपका, आई आया है तो आई लिख लेते हैं हम। जे नहीं आया है, के, एल, एम, सीधे आपका एन आया है, ओ आ गया, फिर उसके बाद पी नहीं आया आपका, क्यू नहीं आया है, आर आया है सीधे, आर के बाद एस नहीं आया, टी आया है, इसके बाद आपका यू आया है, इसके बाद कोई भी अक्षर नहीं है। गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9। ओके, अब हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, रख लिया, तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। बाएं से पहले स्वर, बाएं से का मतलब ये तो दायां हो गया, ठीक है। बाएं से देखते हैं हम, पहला स्वर क्या हो गया हमारा, ई हो गया। स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन कौन से होते हैं, जे हो गए हमारे वॉवेल। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 21 होते हैं, ठीक है। 5 ही हो गए तो बचे 21, सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे। हमें क्या बोला है, हमें बोला है स्वर, ठीक है। तो स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, स्वर है ई हमारा। अब इसका बाएं कौन सा होगा, इसका दायां ये है और इसका बायां ये है, ठीक है। तो डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राम श्याम का भाई है। तो आप ना जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो और जैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, राम श्याम का भाई है। हमने लिख लिया कि जो राम है वो श्याम का भाई है, ओके, श्याम का भाई है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी भाई वाली रिलेशन आए तो एक डंडी बना दिया हमने, ठीक है। और जब भी जो है हस्बैंड वाइफ वाली आए तो हमने 2 बना देंगे, ठीक है। या इनके माता पिता की बात हो, जनरेशन ऊपर जाना हो तो हमने ऊपर की तरफ बना दिया, एक नीचे जाना हो तो एक नीचे की तरफ बना दिए। तो ऐसे करना है आपको, जिससे आप जल्दी क्वेश्चन कर सको, ओके। ए या बी में दिया रहे तो मेल आ जाए तो प्लस बना दिए और फीमेल आ गया तो माइनस बना दिए उसके ऊपर, जिससे आपको याद रहेगा। तो आपकी एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए, और आप सिर्फ मॉक टेस्ट देख लेते हो ना और कर लेते हो तो इतना भी सफिशिएंट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो हम देखते हैं, राम श्याम का भाई है, बिल्कुल। महेश राम का पिता है। महेश जो है वो राम का पिता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, महेश लिख दिया हमने। आप MRS भी लिख सकते हो जल्दी करना होगा तो, लेकिन मुझे समझाना इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। अब सॉरी, जगत प्रिया का भाई है ना। अब जगत जो है ये अलग चीज हो गई, है ना, तो इसको हम अलग तरीके से बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। जगत जो है, जगत प्रिया का भाई है, ठीक है। तो ये ऐसा बना दिया हमने, प्रिया लिख दिया यहां पे, प्रिया का भाई हो गया ये। अब क्या बोला है, श्याम की पुत्री है। प्रिया, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया जो है श्याम की पुत्री है। तो श्याम कौन है, ये है। श्याम की पुत्री कौन हो गई, प्रिया हो गई, ठीक है। इसका भाई कौन है, जगत हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, जगत का चाचा कौन है, ठीक है। तो जगत के पापा कौन हो गए, ये हो गए, क्योंकि ये भाई बहन है। तो जगत के पिता ये और उनका भाई क्या होता है, अंकल होता है। तो चाचा कौन होंगे उनके, राम होंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। इनके क्वेश्चंस आपको अलग अलग दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने
ऐसा आपको बनाया है टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको जल्दी जल्दी कंटेंट मिले ना, इसलिए मैंने ये चीज़ करी है कि ज़्यादातर हर टाइप के क्वेश्चंस आप देख पाओ, इसलिए मैंने इनको जोड़ा है और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जोड़ा है कि जिस टाइप का लेवल आपके एग्ज़ाम का होने वाला है उस टाइप से मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो है बनाए हैं, बनाए नहीं आपके लिए लेके आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न आकृतियां। ठीक है, तो आपको आकृति दी रहेगी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस आ गए, ये इस टाइप के भी एनालिसिस करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके। तो एक बार पेपर को हमने ऐसा मोड़ा, फिर पेपर जब ऐसा मुड़ गया पूरा तो इसको हमने ऐसा मोड़ दिया, मतलब ऐसा करते हो ना आप, तो इतना बचा पेपर, तो हमने इतना भाग काट के जो है बाहर निकाल दिया। ओके, अब देखना है आपको कि जब हम इस तरफ आएंगे तो यही जो है पैटर्न आपका इस तरफ भी बन जाएगा सेम तरीके का। ठीक है, मुझसे बन नहीं रहा है पर सेम तरीके का इस टाइप से बन जाएगा। ओके, फिर जब आप ऊपर ले जाओगे तो यही आकृति आपकी ऊपर भी बनेगी और यही आकृति आपकी इस तरफ भी बनेगी, क्योंकि जब आप खुद बना के देख सकते हो, आप पेपर में आपने बहुत बार बनाया होगा ना ऐसी आकृतियां, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, आपको ऑप्शन से करने हैं। ठीक है, ऑप्शन आप देखिए कि ये वाला पॉइंट आपको देखना है कहां मिल रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शन से देखते हैं, यहां दिख रहा है क्या, नहीं, इसका जो सर है वो ऊपर की तरफ है, इसका तो नीचे की तरफ है, मतलब ये नहीं हो सकता। अब खाली तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ आकृति निकलेगी। अब ये देखते हैं, इसका भी ऊपर की तरफ है, ये भी नहीं होगा, इसका नीचे की तरफ है, तो एक ही आपका आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी कर लिया। ठीक है, अब वही आकृति यहां बनेगी जो मैंने आपको बताया, सेम आकृति बनी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न आकृतियां। ओके, प्रश्न आकृतियां में अब आपको ना दिमाग क्या लगाना है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं जिससे आप समझ पाओ। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको किस टाइप से जो है पैटर्न रहेगा, इसमें आपका कोई भी एक चित्र रहेगा जिसको हम और इम्प्रूवमेंट करके या फिर बदलाव करते हुए आगे बॉक्स में परिवर्तित करते रहेंगे। ओके, तो जब परिवर्तन हो रहा है तो सेम परिवर्तन होगा, ये जो सीरीज है वो सेम चलेगी, जो परिवर्तन इसमें हुआ वही परिवर्तन इसमें होगा। तो आपका जो नेक्स्ट परिवर्तन होगा हमें वो बताना है ऑप्शन से देख के। अब सबसे पहले ना आप नोटिस कीजिएगा जो चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है इसमें। ठीक है, या तो ये पॉइंट दिख रहा है एक्स्ट्रा, इससे हम जो है सॉरी, इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं तीनों में, या फिर हम इससे कर सकते हैं। ओके, तो दोनों को लेके चलते हैं हम। आपको दिख रहा होगा कि ये जो बॉक्स जो है हमने क्या किया है, इसको छायांकित किया है ना, तो इसके बाजू में ही हमें सर्कल दिख रहा है एक, इसके जस्ट बाजू में, पर यहाँ पे एक स्थान छोड़ के मिल रहा है। अब यहाँ की बात करें तो 2 स्थान छोड़ के मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आपका 3 स्थान छोड़ के मिल रहा होगा। ओके, तो हम देखते हैं कैसी चल रहा है, पैटर्न कैसा चल रहा है। और ये जो है पहले आड़ा हुआ, ठीक है, पहले ये ऊर्ध्वाधर था, फिर क्षैतिज आकृति में हो गया, फिर ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, अब फिर क्षैतिज में हो जाएगा, तो क्षैतिज वाले कितने हैं, सिर्फ ये दोनों, तो ये एलिमिनेट हो गए आपके। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि आपका जो पॉइंट है ना ये वाला, वो कितने का डिफरेंस ले रहा है, 1-1 का डिफरेंस। यहाँ पे 2 का था, अब 3 का होगा। तो हम कैसे चल रहे हैं, हमें ऐसे चलना है, हम इस तरीके से चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं ना हम, तो क्लॉक वाइज ही देखेंगे हम। तो 1 2 3, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 1, नहीं ये तो हो नहीं सकता, आप क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो 1 2 3 आप इसे राइट कर देते, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो और ये तो सिर्फ आपका 2 के बाद ही जा रहा है, जो इसके बाद आ रहा है ना, 2 के बाद ही, तो आपका राइट आंसर वो क्या होगा, सी होगा। या आप जैसे सोचते हो उस प्रकार से कर सकते हो, या आप ये सोच सकते हो कि इसमें भी आ गया है आपका, ठीक है, इसमें भी आ गया है और इसमें भी आ गया, मतलब बचा क्या, ये बड़ा वाला पार्ट बचा, तो इसमें ही सर्कल आएगा, तो इसमें सर्कल आ जाएगा। आप जैसा सोचना चाहो वैसे कर सकते हो, बस आपको जल्दी सोचना है और जल्दी करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ टाइम बचाओगे ना, यदि आप यहाँ टाइम बचाते हो तो आपके बाकी सेक्शन में आप टाइम ज़्यादा दे सकते हो, ये इजी तरीके से हो जाएंगे आपके। इनमें कम से कम आपको जो है कई क्वेश्चन आपके 20 सेकंड 10 सेकंड में हो जाएंगे, और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 50 सेकंड 60 सेकंड लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से करना है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब कथन वाले क्वेश्चन, कथन और पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं क्या होती हैं कि कथन होगा, अब कुछ निष्कर्ष वाले आएंगे, कथन निष्कर्ष वाले। अब जो कथन पूर्व धारणा क्या होगी कि आप जो है कथन को देखकर उसमें क्या धारणा अपनी लगा रहे हो या क्या क्या उसमें ऐड हो सकता है, आपको ये बताना है। ओके, तो यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो इसकी पूर्व धारणा क्या है, पहली की धारणा या आपकी धारणा आप बता सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हमें कथन पे ज्यादा फोकस करके बताना, आपकी धारणा नहीं बतानी, कथन कैसा दिया है उसके हिसाब से बताना है आपको। यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कथन के अनुसार ही है। यदि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो बारिश का होना जरूरी है और समय पे होना जरूरी है। समय के बाद होता है तो भी कोई काम का नहीं है। ओके, सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अधिकतर किसान बारिश पर ही निर्भर होते हैं। और यदि बारिश नहीं होगी, कथन में साफ साफ लिखा है, यदि बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसानों पर, मोस्टली जो फार्मर्स हैं उन पे क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है हमें दोनों सही लग रहे हैं। तो आपका केवल एक नहीं, केवल दो हो सकता था यदि ये आंसर आपका दिया नहीं रहता है। ज्यादा इफेक्टिव आंसर देखना है हमें तो एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इस टाइप के सॉरी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं अब देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दो प्रकार से आते हैं। एक तो ये पैटर्न जो मैंने दिया है, या फिर कथन दिया रहेगा, फिर निष्कर्ष दिया रहेगा, फिर बताएगा कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं, या पहला सही है केवल, या केवल दूसरा सही है, या तीनों सही हैं। इस टाइप से देगा आपको। ओके, तो देखते हैं हम। सभी कुत्ते गधे हैं। तो अब हमें जो दिया है हम वो करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या, सभी कुत्ते गधे हैं। ओके, तो बनाते हैं हम डायग्राम। सभी जो कुत्ते हो गए वो गधे हैं। अब क्या दिया है नेक्स्ट, सभी गधे बैल हैं। ठीक है, तो ये सारे गधे जो हैं वो आपके बैल हो गए। ठीक है, इसका अब इतना समझ में आ गया होगा। तब निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है हमें ये बताना है। तो कुछ कुत्ते गधे हैं, तो कुछ कुत्ते नहीं, सारे कुत्ते गधे हैं आपके। ओके, अब इसमें नेक्स्ट दिया है आपका कुछ गधे बैल हैं। तो कुछ नहीं, सारे गधे ही बैल दिए हैं यहाँ पे। जो आपका पैटर्न बना है क्वेश्चन के हिसाब से, सभी कुत्ते और गधे बैल हैं, सभी कुत्ते और गधे आपके बैल हैं। तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन हम वो देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, जो भी आपको पैटर्न दिया है ना, जो लैंग्वेज दी है आपको, उसके हिसाब से इस टाइप से क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूँ कि इसलिए दो क्वेश्चन लिया हूँ। यदि ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सभी कलम पुस्तक है। ओके, तो सभी जो कलम है वो पुस्तक है, सारी कलम पुस्तक हो गई यहाँ से। अब हमें कहा है कि कुछ कलम पेंसिल है। तो कुछ कलम जो है ना वो पेंसिल है, ये हो गया। ओके, अब ये अंदर भी बन सकता है और ये बाहर भी बन सकता है। ये ऐसा भी बन सकता है आपका सॉरी, पुस्तक, और ये आपका जो है ऐसा भी बन सकता है कि ये अंदर हो। ओके, तो हमें देखना है दोनों तरीके से हम सोचेंगे इसे। तो कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, कुछ पुस्तक जो हैं वो पेंसिल हैं, बिल्कुल है, वो कहीं भी रहे, है ना। ये ऐसा भी रहेगा तो भी रहेगी, और ऐसा भी रहेगा तो भी रहेगी। और कुछ पेंसिलें पुस्तक हैं, कुछ पेंसिलें जो हैं पुस्तक हैं, बिल्कुल। सभी पुस्तक पेंसिल हैं, सभी पुस्तक जो है पेंसिल हैं। तो आपका जो ये पैटर्न है ना, ये नहीं हो सकता। सभी पुस्तकें पेंसिल है, ये तो नहीं होगा। सभी कलम पेंसिल है, तो यहां से आप देखेंगे कि सभी कलम जो है वो पेंसिल है, ये भी नहीं है। ओके, तो हमें राइट आंसर देखना है। तो कुछ पुस्तक आपकी पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें पेंसिल है, या कुछ पेंसिल पुस्तक है, कुछ पेंसिल पुस्तक है। तो इनमें से क्या होगा ये बताना है आपको, ये पैटर्न देखते हुए। ठीक है, दो तो एलिमिनेट कर लिए हमने।
अब आपको यहाँ से दो में कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपने ये भी एलिमिनेट कर लिए, ये भी एलिमिनेट कर लिए, आपको अब दो में कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ पुस्तकें पेंसिल हैं, कुछ पुस्तकें जो है वो पेंसिल हैं, या कुछ पेंसिल पुस्तक हैं। ओके, तो हमें ऐसा सोचना है कि ये दोनों जो हमारे बने हुए हैं ना डायग्राम, दोनों सेटिस्फाई करें। तो देखते हैं हम, यदि हम इसको देखते हैं, कुछ पुस्तकें, कुछ पुस्तक पेंसिल है। ओके, तो यदि हम बात करते हैं कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, तो यहां से तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, लेकिन आप यहां से करोगे ना, यहां देखोगे तो यहां से भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो कुछ पुस्तक हैं वो पेंसिल हैं आपकी। ओके, कुछ पुस्तक जो है ना वो पेंसिल है। अब देखिए पुस्तक कितनी है, इतनी है पुस्तक, ये पूरी पुस्तक है। तो यहां पे यदि मैं पेंसिल बना दिया तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ पुस्तक जो है वो पेंसिल है, कुछ भाग इसका वो पेंसिल है ना। तो यहां से भी आप बता रहे हो और यहां से भी आप बता रहे हो कि कुछ पुस्तक जो है वो पेंसिल है। अब हम यहां से देखते हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में देखोगे ना, तो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो कुछ भाग जो पेंसिल का है वो पुस्तक है ना। लेकिन आपको जब इसे देखोगे, कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, तो देखते हैं हम, कुछ पुस्तक आपकी, कुछ पुस्तक पेंसिल है, ये तो दिख रहा है आपको, हमें ये देखना है कुछ पेंसिल पुस्तक है। तो जो कुछ पेंसिल हैं वो पुस्तक हैं, यहां से तो दिख रहा है आपको कि कुछ पेंसिल, हम दोनों कह सकते हैं कि कुछ पेंसिल पुस्तक हैं और कुछ पुस्तक पेंसिल हैं, लेकिन यहां से हम वो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप यहां से देख सकते हो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं कह रहा है यहाँ पे। अब कुछ पेंसिल जो हैं वो पुस्तक है, लेकिन यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा इस डायग्राम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी पेंसिल जो हैं वो पुस्तक है, कुछ नहीं, सारी की सारी पेंसिल आपकी पुस्तक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमें तो कराना दोनों है, क्योंकि डायग्राम आपका दोनों तरीके से बन सकता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। आप एक बार और देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि आ गया होगा तो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीट के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करती है। अब क्या कुछ मच्छर आपके चींटियां हैं? बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल भी गलत हो गया, ये वाला पैटर्न भी गलत हो गया, क्योंकि ऐसा वाला पैटर्न बन ही नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये कि ये जो कीट को दर्शा रहा है ये पूरा कीट है, क्योंकि मक्खी और मच्छर आपके दोनों ही कीट हैं। तो ये पैटर्न बिल्कुल आपका राइट होगा। ये पैटर्न भी नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो मक्खी मच्छर है और ना ही मच्छर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपका सी नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे करने होते हैं तो हम ये देखते हैं, 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सॉरी यहाँ पे जो है नंबर गलत दिया है, हमने लगभग मुझे लग रहा है 10-12 क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं, यदि गणितीय चिन्ह धन का अर्थ भाग हो तो जहां जहां धन दिख रहा है हमें क्या करना है, वहां पे भाग कर देना है। ओके, और जहां पे आपका माइनस का अर्थ है गुणा, जहां माइनस दिख रहा है वहां पे गुणा कर दो। ओके, अब जहां गुणा हो गया, गुणा का अर्थ आपका माइनस है, जहां जहां आपका गुणा दिख रहा है वहां हमने माइनस कर दिया। ओके, अब हमें क्या कह रहा है, भाग का अर्थ धन है, तो जहां जहां भाग दिख रहा है वहां वहां हमने धन कर दिया। सभी हो गए। अब तब का मान क्या होगा, तब इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा जो हमें दिया है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या, बोर्ड मास के थ्योरम से बोर्ड मास लगेगा यहां पे। सबसे पहले आपका क्या होगा, बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा ना, सबसे पहले ब्लॉक सॉल्व होते हैं, उसके बाद आपके ऑफ सॉल्व होता है, आपका ऑफ मतलब का, उसके बाद डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, माइनस जिसे हम कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे, तो हमें जो है ब्लॉक में दिए नहीं है, तो हम ना ही ऑफ दिया है हमें कहीं, हमें सिर्फ डिवाइड दिया है, तो पहले डिवाइड वाले सॉल्व होंगे। तो डिवाइड सॉरी डिवाइड आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं 7/21 लिख दिया हमने। अब
फिर क्या सॉल्व होता है, फिर आपका गुणा वाली संख्या सॉल्व होती है। तो सीधे हम 4 तिया 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख दिया हमने 12। अब फिर हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो ये सॉल्व हो गया, 4 तिया 12 हो गया। अब -2 आपका, फिर -2, ओके। तो यहाँ से -2, फिर -2 आ गया आपका, यहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक। फिर आपका माइनस लिखना है हमें, तो माइनस लिख दिया हमने, इसे सॉल्व कर लिया हमने। अब क्या करना है, इसके पहले हमें माइनस लगाना है 11, ओके। आई होप हमने सही किया है। अब हम देखते हैं, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का, है ना। अब हम देखते हैं यहाँ से 12 सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 - 7/21 धन 12 बचा। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, 21 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 में गुणा कर देते हैं क्योंकि कुछ भी भाग नहीं जा रहा है यहाँ से, तो 11 का सीधे हम गुणा करते हैं। तो 11 आपका 11 एकम 11 की 1 हांसला ये 11 दूनी 22 और 1 23 माइनस 7 का 7 आ जाएगा, 21 बार ही जाएगा, 1 का गुणा 7 में हो जाएगा, प्लस 12 का जाता है क्या, 12 दूनी 24 नहीं जाता, तो 12 का भी गुणा कर देंगे, 12 एकम 12 की 2 हांसला ये 1 12 दूनी 24 और 1 25, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो 2 और 1 सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3 और 5 3 8 और 2 और 2 4 -7 अपॉन में 21, और इसको सॉल्व करेंगे, -7 हटा देते हैं, तो -13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 6 बचेंगे आपके, ठीक है। 6 और 7 आपके 13 होते हैं ना, तो 13 में से आपके 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम 6, और यहाँ बचेगा 7 आपका, तो कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो 7 यहाँ पे 4, क्योंकि एक कैरी ले लिया था हमने। अब हम काट देते हैं इसको, कैसे काटें, 7 से जाएगा क्या है, 7 6 42 बचेंगे 5, हाँ 7 से चल जा रहा है, 7 3 21 7 6 42 बचे आपके 5 हो गए 56 7 8 56, तो 68/3 आ गया आपका। और जा रहा है क्या, और भाग नहीं जा रहा है, तो आपका जो आंसर है वो 68/3 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ओके। आई होप योर सॉरी यहाँ पे हमें और दिया है, तो आपको ये गलती भी नहीं करना है, ओके। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है ना, जो हमारा सी में दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है ना। इस टाइप में आप गलती करके आ जाते हो, यदि आप ए ऑप्शन लगा दोगे तो आपने तो बी को टिक करके आया, क्योंकि ऑप्शन ए में बी लिखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न श्रेणियों में लुप्त या अगले अक्षर को ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हम सबके नंबर पता हो आपके, इसे हम 1 लिख सकते हैं, इसे 3 लिख सकते हैं, या आप ये लिखने में यदि आपको समय लग जाएगा ना, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि क्या हो रहा है। ए के बाद आप देख सकते हो धन 2 हो रहा है ना, ए के बाद धन 2 हो रहा है, इसे 3 से डिनोट करते हैं। फिर आपका -2 हो गया, धन 2 -2, फिर आपका प्लस। पैटर्न देखना है हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए एग्जाम में, हम ये देख रहे हैं। तो सीधा ई को हम 5 से करते हैं तो सीधा +4 हो गया, फिर हम देखते हैं -4 हो गया आपका, फिर यहाँ से हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, मतलब पैटर्न कुछ आपका बन नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है। ये पैटर्न तो आपका बन नहीं रहा है, और हम आगे चल के देखते हैं और कुछ बन सकता है क्या, कि इसे हम देखते हैं ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। एक पैटर्न तो बन गया आपका, मतलब हर दूसरा नंबर आपका, हर तीसरा नंबर ए है ना। अब हम देखते हैं सी को यदि हम 3 धन 2 5 धन 2 आपका 7 जी 7, ठीक है, जी का 7 होता है, आप गिन भी सकते हो ABCDEFG, 3 3 6 और 1 7, तो 7 हो गया आपका। आप जैसा भी करना चाहो, जी को हम 9 से डिनोट करते हैं तो धन 2 हो गया आपका, तो यहाँ इसका धन 2 क्या होगा 11, और 11 को हम किससे लिखते हैं, किसे कहते हैं हम, के को, ओके। जे को 10 और के को 11, आप ऐसे भी एजोटी से याद रख सकते हो, EJOTY, ठीक है। ये 5 होता है, ये 10 होता है, तो 10 के जे के बाद क्या आता है, तो के आपका राइट आंसर होगा। 11 आप जैसे भी याद रखना चाहो, आप सभी को याद रख सकते हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब हम ये देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, के होगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा पैटर्न बन रहा है,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, P को हम 16 से डिनोट करते हैं, U को हम 21 से, R को 18 से, ठीक है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्या, 16 धन 5 21, फिर आपका माइनस हो रहा है शायद, तो माइनस देखें हम तो कितना माइनस हो रहा है, 21 में से आप कितना कम करोगे, 3 कम करोगे, 3 कम करोगे तो आ जाएगा -3। अब फिर आपका यहाँ पे और कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, हम इन दोनों को देख सकते हैं। आपका T कितने को कहते हैं आप, 20 को, ठीक है। Q 17 को, तो -3 हो गया, मतलब ये पैटर्न तो नहीं बन रहा है आपका, है ना, ये -3 हो रहा है, बिल्कुल -3 होगा, है ना। तो यहाँ से आप इस पैटर्न से जा सकते हो, या और कोई पैटर्न बन रहा है वो भी देख लेते हैं हम, है ना। तो 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद आपका 22, और 22 के बाद यहाँ आगे पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से चल रहा है, धन 2 धन 2। अब U 21 है, यहाँ पे 23 होना चाहिए था, यहाँ आपका 25 होता, तो 25 तो है नहीं, है ना। तो ये तो पैटर्न बन नहीं रहा है यहाँ पे, इसका पैटर्न हमें पता चल गया। अब हमें इसका देखना है, कहीं माइनस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 21 में से आप कितना माइनस करोगे, यदि 2 माइनस करते हो तो कहाँ जाओगे, यहाँ पे 2 माइनस मतलब 19, 19 में से 2 माइनस मतलब 17, 17 में से 2 माइनस मतलब 15, बिल्कुल सही, ये पैटर्न बन रहा है आपका। तो 19 को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ओके। तो आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब किसी को लग रहा होगा एस है क्या नहीं, तो टी को हमने क्या कहे थे, 20 कहे थे, तो आप ओ से गिन सकते हो कि ओ कितना है, 15 है, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, 15 16 17 18 19, तो राइट आंसर आपका सी होगा, एस होगा। तो आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, इसमें क्या कह रहा है कि P Q R S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो सारे उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, मतलब सारे ऐसे बैठे होंगे इस तरफ। तो कितने हैं, 5 हैं, तो 5 बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 और ये 5, सारों का मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। अब एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, हमें बोला गया कि S बैठा है T और Q के बीच में, मतलब T और Q के बीच में S बैठा है। अब लास्ट में देख लेते हैं, क्या लास्ट में कोई बैठा है, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है, ओके, P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है, हमें ये बताना है, सबसे बीच में कौन बैठा है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम रफ में करते हैं यहाँ पे, है ना। हमें क्या बोला गया है कि S बैठा है T और Q के बीच में, मतलब T जहाँ भी हो, T और Q जहाँ भी हो, हमने S को बिठा दिया वहाँ पे। अब Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, Q कहाँ बैठा है, R के निकटतम बाईं ओर, मतलब बायां क्या होगा, R का बायां क्या होगा, R का बायां ये होगा, ओके। तो ये बिठा दिया हमने। अब निकटतम बाईं ओर, और तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर, तथा P कहाँ बैठा है, T के निकटतम बाईं ओर, तो ये बायां हो गया इसका। तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया आपका, पांचों आ गए। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपका S बैठा है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके जो है मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, ओके। तो मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, मतलब हमने 15 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आपके कंप्लीट कर लिए। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपको हर एक टॉपिक कवर करना है, टॉपिक वाइज हम 15-15 क्वेश्चंस करें या ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस करें, ओके। तो अब सबसे पहले इसे सॉल्व करना है हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने ये देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि हम ना इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको ये लिखा होगा यहाँ पे 2 सही 3/2, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, 2 दूनी 4 और 4 3 7, 7 के बटे 2। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा 2 दूनी 4, 4 3 7/2। तो हम यदि 15 + 2/7 13 + 3/8 ऐसा लिखें, इनको हम ऐसा ही मानते हैं क्योंकि, तो हम इनको अलग अलग जोड़ लेते हैं
और फिर इनको अलग अलग जोड़ लेंगे जिससे आसानी से हम जोड़ सकते हैं। तो सबको अलग लिख लेते हैं हम, 15 + 13 ऐसा लिख सकते हो आप, जो मैंने आपको बता भी दिया क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा लिख लिया। अब एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, प्लस करके इन सबको लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी प्लस हो रहे हैं। 2/7 + 3/8 + 5/7 -1/8। ओके, अब चाहो तो इनको वहीं सॉल्व कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लंबी मेथड होगी। आपको जल्दी कैसे करना मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अब हम सीधे घटा देते हैं, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेंगे आपके, तो धन का 1 बचा यहाँ पे। अब 15 और 1 16 हो गए, 16 और 16 आपके 32 हो जाएंगे, तो 32 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये धन में है ना। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 और 8 दिख रहे हैं, मतलब आपका एलसीएम 56 आ जाएगा। अब 7 से करते हैं, 7 × 8 = 56, 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ये तो सॉल्व करते आता होगा ना आपसे। 8 × 7 = 56, 7 का ऊपर गुणा 21, धन 8 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 का भाग देते हैं इसमें और जो भी बचता है उसका ऊपर गुणा कर देते हैं अंश में, तो माइनस में आएगा ये चिन्ह के साथ। तो 8 × 7 = 56, 7 का ऊपर, तो इस टाइप से रहेगा ये। अब और सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, तो आप 32 लिख सकते हो, 32 + 16। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, है ना। तो 40 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 60, 61 हो गया, ये दोनों 61 हो गए, और 61 धन 16, 6 और 1 7, और 6 और 1 7, 77 बन गया। अब 77 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70/56 काट दो, हम इन दोनों को काट भी सकते हैं, तो कहाँ से काट दें, 7 से काट दें, 7 × 1 = 7, 7 × 0 = 0, 7 × 8 = 56, 2 से काट देते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे, क्या आया हमारा, 32 धन 5/4 आया। अब इसे सॉल्व करोगे तो कैसा लिख दोगे, सीधे 32, आप सीधे इससे लिख सकते हो क्या, 32 सही 5/4। ओके, हमने कहीं गलती तो नहीं की, सही होगा वैसे, तो ऐसा कर सकते हो आप। ओके, 32 सही 5/4 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाँ एक और चीज, अब यहाँ पे तो ये ज्यादा है ना, तो इसके बटे में तो हम ये लिख नहीं सकते। ये चीज आपको याद रखनी है कि जैसे मान के चलिए आप इसको जब तक नहीं कर सकते, अब मैं पहले सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, इसका पहले इसमें गुणा और धन, क्योंकि यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करते हो, आप जैसे भी सॉल्व करते आए हो आप वैसे ही करो। 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। ओके, अब 128 में हम 5 जोड़ देंगे तो 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, और हासलाई 1 की 2 और 1 3 और 1 133/4 आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, अब भी बताऊंगा आपको कि इसे हम क्यों ऐसा लिख सकते हैं और सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसको। तो आप सॉल्व करते हैं, 4 × 3 = 12, बचे 1 हो गए 13, 4 × 3 = 12, बचे 1, तो 1/4, 33 सही 1/4, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं बताऊं आपको, कभी भी ना, यदि आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कभी भी अंश में संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि है तो उससे भी सॉल्व कर लो। तो जैसे 32 धन है ना, तो हमने क्या किया, 5/4 को भी भाग करना है हमें, तो 4 × 4, और भाग नहीं जाएगा तो 1/4, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो 32 और 1 33 हो गए, 33 सही 1/4 लिख दिया हमने। तो आप जिस तरीके से सोचना चाहो, जिस तरीके से आपको समझ में आए, आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वो हो गया आपका राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम इससे सॉल्व करते हैं। 3/8, 3:8 = 9/x, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3/8 बराबर 9/x, तो x का मान हमें निकालना है, तो 3 से यहाँ से काट सकते हैं, 3 × 3 = 9, जब भी बराबर में हो या भाग में हो तो हम काट सकते हैं ऐसा। अब या फिर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो हम, आपको ये तो पता होगा ना त्रियक गुणा करना, तो हम x को यहाँ लिख देते हैं। ओके, x का गुणा यहाँ हो गया, 8 का गुणा यहाँ हो गया, 8 × 9, और 3 का गुणा नीचे होगा तो 3 यहाँ आ गया, फिर तो काट सकते हैं ना, 3 × 3 = 9, तो 8 × 3 = 24 आ गया आपका आंसर। x = तो राइट आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसे कैसे सॉल्व करना है आपको। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, a/b/c निकालना है। तो a/b आपका कितना दिया है, 3:4, और b/c कितना दिया है आपका, ऐसा लिख देता हूं, b/c कितना दिया है आपका
तो ये दिया है 5:6। अब हम A/B/C तभी निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे दोनों 4 होते ना, मान के चलिए यहाँ भी 4 होता तो हम बिल्कुल लिख देते 3:4:6, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो हमें दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो आप दो पैटर्न से कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे 5 का गुणा कर दो, यहाँ 4 का गुणा कर दो, तो यहाँ 5 का करोगे तो यहाँ भी होना चाहिए 5 का, और यहाँ 4 का करोगे तो यहाँ भी होना चाहिए। तो मैं दो तरीकों से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ 5 का करोगे तो 5 या 15 आ गया आपका। अब यहाँ आपको 4 का करना है तो 4 पंचे 20 और 4 6 24, तो ये आ गया आपका आंसर 15:20:24। तो राइट आंसर ये होगा। एक तो विधि ये हो गई, और आपको और निकालना है दूसरी विधि से तो 3:4 और 5:6। तो क्या करते हैं हम, सिंपली इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 6 चौको 24, 5 चौको 20 और 5 तिया 15। तो आप जैसा भी करना चाहो आपका आंसर यहीं आएगा। तो आपको जो पैटर्न सही लगे आप वहां से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यदि ऐसा ही आपका जो लेवल रहने वाला है तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। जो भी हैवी बनेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ इजी रखा है मैंने, कुछ मॉडरेट रखा है ना, और एक दो अब हम डिफिकल्ट भी रखेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास थी इसलिए मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा है। ओके, बाकी हम लेवल जितना रहेगा आपका उससे आगे कभी भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे और ज़्यादा हार्ड आएंगे भी नहीं, क्योंकि सिर्फ मैथ्स वाले पेपर नहीं दे रहे हैं ना, हर जो है कैटेगरी के दे रहे हैं। जैसे आर्ट वाले होंगे, आपके कॉमर्स वाले भी होंगे, तो सभी को एक मान के पेपर बनाया जाएगा आपका। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने पर 3,990 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस बतानी है हमें, ठीक है, क्रय मूल्य बताना है। तो हम इसको भी 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम 5% हानि हुई है तो 5% को आप क्या लिख सकते हो, रेशो से 5% को आप लिख सकते हो। जल्दी करने की मेथड बता रहा हूँ, आपको बेसिक से भी बता दूंगा मैं। 5% का आपका रेशो कितना हो गया, 5/100%। का 100 लिखते हैं हम, तो 5 दूनी 10, 5 9 मतलब 1/20 हो गया। हानि हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। अब 20 हमेशा नीचे क्या रहता है आपका, कॉस्ट प्राइस रहता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हमें क्या दिया है, बेचने पर दिया है। अब हानि हो रही है हमें, तो 20 में से 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 19/20, ठीक है। यदि धन 1 होता, लाभ होता तो 21/20 लिखते हैं हम, है ना। तो क्या होता है, ये आपकी हानि है, ये आपकी हानि है, ये आपका क्रय मूल्य है। तो हमेशा आपको पता होगा कि आपका क्रय मूल्य जो है माइनस हानि आपका विक्रय मूल्य होता है, आपका सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और यदि हम देखें तो आप यदि लॉस में सेलिंग प्राइस को जोड़ देते हो तो भी आपका कॉस्ट प्राइस आ जाता है। आप दो तरीके से कर सकते हो, और अब समझ में आ गया आपको। 19/20 क्यों लिख दिया मैंने। अब जो 19 रेशो की वैल्यू है या 19 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है ना, कितना है 3990, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 19 है, तो 19 यूनिट के बराबर हमने ये निकाल लिए। तो 1 यूनिट के बराबर आपका क्या जाएगा, 3900/19। तो 19 से हम भाग दे देते हैं, तो 19 दूनी 38, बचे 1 हो गया 19, 19 एकम 19, 19। अब 1 यूनिट के बराबर हमारा कितना आ गया 210, तो 20 यूनिट के बराबर क्या जाएगा, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये हमारा रेशो में दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, तो हमने 1 यूनिट की या 1 रेशो की वैल्यू निकाल ली। तो 210 गुणा 20 कर सकते हो आप, तो आंसर आपका जाएगा 00, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है 4200 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब बेसिक से करना चाहते हो तो हम बेसिक से भी कर लेते हैं। मान के चलिए 5% आपकी हानि आई है, ओके। तो हानि परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही है। यहां से आप हानि निकालोगे, हानि से आप निकाल सकते हो विक्रय मूल्य, ओके। क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो देखिए 5% दिया है ना, तो आपको हानि पता है ना क्रय मूल्य पता है, तो ये मेथड आपकी ज्यादा बेटर होगी। अब आपको विक्रय मूल्य पता है, लेकिन ठीक है, विक्रय मूल्य आपको पता है, तो विक्रय मूल्य से भी आप निकाल सकते हो, आप विक्रय मूल्य से भी निकाल सकते हो,
आपको जिस तरीके से निकालना है, बाकी जो मेथड मैंने बताया आपको वो इजी होगी, आपको वही चीज़ें सीखनी है। एक बार और देख सकते हो यदि समझ में ना आया होगा आपको तो। किसी विद्यालय में 97% विद्यार्थी उपस्थित थे और 18 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया कि 97% जो है विद्यार्थी आपके उपस्थित थे और 18% विद्यार्थी अनुपस्थित थे, मतलब टोटल 100% विद्यार्थी रहे होंगे, तो 97% उपस्थित थे। कितने परसेंट उपस्थित नहीं थे? 3%। 3% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 18। तो 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 3 छिंगा आपके 18 हो गए। तो हमें विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो 6 का गुणा यदि हम 100% में कर देते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि 1% की वैल्यू यदि 6 है तो 100% की वैल्यू 600 होगी। तो आपका राइट आंसर डी होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आपको ऐसा ही निकालना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। पी आपका क्या है? मूलधन आपका क्या है? 5,000 गुणा दर आपकी कितनी दी है? वार्षिक 10%, और समय कितना दिया है? 5 वर्ष। आपको ये जरूर देखना है कि वार्षिक दी है, अर्धवार्षिक दी है, त्रैमासिक दी है। ये वार्षिक दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्धवार्षिक दी है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके। अपॉन में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 दाम 50 गुणा 50, तो आपका 2500 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो ब्याज है वो कितना है? 2500 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आपका ये दिया √2 - 1 अपॉन √2 + 1 का मान जो है दशमलव के 3 स्थानों तक होगा। तो इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो कि √2 की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू आपकी होती है 1.414। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप या तो √2 की वैल्यू ना 1.414 करके सॉल्व कर सकते हो, आप रखो फिर माइनस करो फिर +1 करो फिर भाग दो, तो ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी और भाग भी देने में प्रॉब्लम जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि √2 - 1 जब भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आए ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रैशनलाइज कर देना है, हर का परिमीकरण कर देना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चिन्ह बदल के आप जो है हर का चिन्ह बदल के आप ऊपर और नीचे गुणा कर देते हो अंश और हर में। अब इन दोनों को यदि आप काटोगे तो कट जाएंगे, एक आ जाएगा, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये होता है। ओके, तो गुणा कर दिया हमने। अब इससे होगा क्या फायदा? तो आप देख रहे होगे यहाँ पे √2 - 1 √2 - 1 क्या हो गया? √2 - 1 पूरे का स्क्वायर हो गया अपॉन √2 + 1 √2 - 1। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a + b इंटू a - b। क्या लिख सकते हो इसे? a² - b² लिख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो और सॉल्व कर लेते हैं। अब √2 - 1 को हम ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, √ से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 में से 1 जाएंगे, आपका 1 ही बचेगा। अब हम देखते हैं, अब √2 को क्या लिख सकते हो आप? 1 - 1.414 लिख सकते हो और -1 लिख दिया हमने इसे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। √2 को हम 1.414 लिख सकते हैं, √3 को हम 1.732 लिख सकते हैं, √4 को तो 2 ही लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से याद होना चाहिए आपको, ये 2 वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए। अब या निकालना चाहो तो आप वर्गमूल विधि से निकाल भी सकते हो इसको, कि 2 का निकालना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो अब पूरे का स्क्वायर भी है, तो हम क्या काम करते हैं? -1 है आपका, -1 तो घटा देंगे, तो 1.414 से -1 जाएगा तो 0.414 बचेगा आपका स्क्वायर। ओके, यही बचा। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसके स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप 0.414 इंटू 0.414 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ना एक और चीज कर सकते हो यहाँ से, क्या
कि हम इसको सॉल्व कर लें तो और थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा ये, तो करके देखते हैं हम। ऐसा कर लेते हैं जिससे और सॉल्व हो जाएगा, वो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इतना और गुणा आपको करना नहीं पड़ेगा। यदि आप गुणा कर लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 2 में से 1 जाएंगे तो बटे में तो 1 ही बचेगा। हम इसको विस्तार कर लेते हैं, √2 - 1 पूरे का स्क्वायर। तो करोगे तो क्या आएगा, इसका वर्ग a का वर्ग, यहाँ से आपको सूत्र बता दूं, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही होता है। तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, √2 का वर्ग 2 ही आएगा, धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, माइनस 2ab, यहाँ से देख के लिख रहे हैं माइनस 2ab मतलब 2 √2, a आ गया, b इंटू 1 लिखेंगे तो उतना ही आ जाएगा आपका आंसर। और देखते हैं सॉल्व करके, 2 और 1 3 हो गया आपका, माइनस 2 √2, अब रख दो 1, तो अब हमें गुणा भी नहीं करना पड़ा ज़्यादा बड़ा, तो 3 - 2 1.414 आ गया आपका। और इसे सॉल्व करें हम तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। 2 का गुणा यहाँ कर रहे हैं हम इस पूरे में, और इतना, ओके। अब 3 से हम घटा देते हैं, तो 3 से घटाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ हम 3.000 लिख सकते हो आप, 2.828। अब घटाते हैं, 10 में से 8 जाएंगे आपके 2 बचेंगे, 9 बचा, 9 में से 2 जाएंगे आपके 7 बचेंगे, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेंगे, तो पॉइंट, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 जाएंगे तो आपका 0 बचेगा, तो 0.172 आपका आंसर ये राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार आपका कोई समकोण त्रिभुज हो गया ये, ठीक है, ये आधार कितना दिया है, आधार ये होता है और ये लंब होता है, तो कर्ण हमें दिया है और आधार दिया है, हमें क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर दिया है, उसका कर्ण हमें 5 मीटर दिया है, तो हमें क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ओके। तो देखते हैं हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लंब की जरूरत पड़ेगी, तो इसे निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब 25, 5 का वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग हमें निकालना है, आधार का वर्ग आपका 16 आ गया, 25 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 16 को इस तरफ पहुंचा दोगे तो इज इक्वल टू लंब का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, लंब के वर्ग को हटाओगे आप तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, मतलब लंब आपका 3 आ गया। आप ट्रिपलेट याद कर सकते हो कि 3 4 5, तो उससे आप और जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना है आपका 4, ऊंचाई कितनी है 3, तो 2 से 2 बार 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक आयत की परिमाप जो है 200 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज की परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। परिमाप हमें कितनी दी है, परिमाप हमें 200 मीटर दी है, 2 लंबाई हमें नहीं दिया गया है, चौड़ाई हमें दी है 40, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो जब हमें ये दी रहेगी ना तभी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लंबाई निकाल लेते हैं और फिर हम निकाल लेंगे, तो चौड़ाई 40 होगी आपकी। अब 200, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 गुणा लंबाई धन 4 दूनी 8, 80 हो गया ये। 80 को इस तरफ ले जाओगे तो 120 हो जाएगा, 120 में से 200 में से 80 जाएंगे तो 120 बचेगा आपका, 2 गुणा लंबाई हो गया। तो 2 को यहाँ ले जा लेते हैं, 2 से सीधा काट सकते हो आप, 2 × 12 209 बटे में ले जाके काट सकते हो, क्योंकि आपको जल्दी करना है एग्जाम में। तो आपका 60 आ गई लंबाई, तो निकालना है, यहाँ से लंबाई 60 है, चौड़ाई आपकी 40 है, तो 2400 आपका मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आंसर, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा 2400 क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब 15 सेबों का क्रय मूल्य जो है 20 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। अब हमें क्या दिया, 15
सेबों का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, 20 सेबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही दिया है। अब यहां से आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके बटे में ये कर दिया तो 20 के बटे में आपका 15 हो जाएगा। तो हम रेशो से निकाल सकते हैं, 5 को 20, 5 दिया 15, तो आप CP अपॉन SP क्या लिख सकते हो, आपका 4/3 आ गया। अब CP आपका 4 है, SP आपका 3 है, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हानि हो गई। अब आपको हानि प्रतिशत निकालना है, तो 1 बटे हानि प्रतिशत मैंने आपको पहले ही बताया था, हानि परसेंट जो है क्या होता है, हानि के बटे क्रय मूल्य CP इंटू 100, ठीक है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, CP कितना है आपका 4 है, और आपका जो है 100 लिखना है इसके बाद, तो 4 से काट दो, 4 25 हम 100, तो 25% आपका आंसर आ गया। एक बात आपको याद रखनी है, चाहे वो रेशो में रहे, चाहे वो एग्जैक्ट वैल्यू रहे, आप परसेंटेज निकालो या आप जो है हानि परसेंट लाभ परसेंट निकालो, परसेंटेज कभी भी निकालते तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है। यदि हानि पूछ लेता हमसे तो हानि हमें निकालना पड़ता, ठीक है, परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 25%। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम चलेंगे, आपके थोड़े से हार्ड टफ क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से मीडियम, थोड़े से इजी लेवल के आपका वेटेज जो है वो 50% का रहेगा, ओके, मॉडरेट आपके 30% रहेंगे और 20% आपके हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस प्रकार से चलेगा, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन कर लेंगे जिसे हम मॉक टेस्ट 2 बोलेंगे, ओके, थैंक यू।